हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गवर्नर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए ऑफलाइन यूपी पुलिस के सेट का। ठीक है, आइए देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। तो प्रत्येक दिन का मतलब यहाँ होता है 24 घंटे। ठीक है ना, तो 24 घंटे में वो लेट हो जाती है 15 मिनट। तो मैं कहूँ कि एक घंटे में कितना लेट होगी, तो 15/24। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि उसे दोपहर 12 बजे से ही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो दोपहर में 12 बजे से लेके और सुबह में 4 बजे तक टोटल समय कितना बीता। तो देखिए 12 बजे दोपहर से रात को 12 बजे यानी 12 घंटे, और रात को 12 बजे से सुबह 4 घंटे यानी 4 बजे यानी 4 घंटे, यानी टोटल इस दौरान 16 घंटे का समय बीता है। एक घंटे में वो घड़ी लेट होती है 15/24, तो 16 घंटे में लेट होगी कितना। तो 15/24 एक घंटे का लेट, और इसी प्रकार 16 घंटे में कितना लेट होगी। तो 8 3 24, 8 दूनी के 16, 3 5 15, 5 दूनी के 10 मिनट वो लेट होगी। यानी कि सुबह में जब 4 बज रहा होगा तो वह 4:10 का समय दिखा रही होगी। ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि एक होम थिएटर सेट 4950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग डायरेक्टली ऐसे बताते हैं कि 4950, पहला छूट अगर 20% का तो बचेगा कितना, 80/100। ठीक है, और दूसरा छूट अगर 15% का तो बचेगा कितना, 85/100। ठीक है, ये 100 ये दोनों शून्य से खत्म हो जाएंगे, और इसके लिए आप 5 से कटा दीजिए 17 बार में, ये हो जाएगा 20 बार में। 5 से यहाँ से कटा दीजिए 4 बार में, 9 और 9। ठीक है, और 4 से यहाँ कटा दीजिए 2 बार में। ठीक है, 99 गुणा में 2 गुणा में 17। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 99 है तो इसको 100 मान के अगर हम कर दें कि 100 इंटू में 2 यानी कि 200 और माइनस में 2, और इसको अगर आप हम लोग गुणा कर दें 17 से। ठीक है, तो 17 दूनी के 3400 और माइनस में 17 दूनी के 34, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3366। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x का 15%, x का 15% आपका, x का 15% ये बराबर है किसके, तो y के 10% के 3 गुने के। ठीक ना, y के 10% के 3 गुने के बराबर है। तो एक संबंध है y का मान। यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 5 से कटाइए 2 बार में, 5 से कटाइए 3 बार में। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, यानी हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 2/1। ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो देखिए सीधा से यही समझ रहे हैं यहाँ कि वह जो प्रॉफिट करेगा ना, वो 50 पुस्तकें निःशुल्क जो दे रहा है इसी का उसे प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो एक पुस्तक का ध्यान दीजिए सीपी कितना, तो 20,000 रुपये में अगर 500 पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक की कीमत आपकी हो जाएगी, ध्यान दीजिए 5 के 400। ठीक, और 50 पुस्तकें पर प्रॉफिट चाहता है तो 50 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 50 गुणा में 400, यानी कि कितना, यहाँ पर आपका एक शून्य नहीं रहेगा। 20,000 में 500 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 40 रुपये की एक पुस्तक। ठीक है, 40 रुपये की एक पुस्तक। जैसे देखिए 20,000 में जो है वो 20,000 में 500 पुस्तकें अगर खरीदा है उसने 500 पुस्तकें, तो यहाँ से उसकी एक पुस्तक की कीमत हो जाएगी 40, और वो जो है 50 पुस्तकें निःशुल्क दे के प्रॉफिट लेना चाहता है इसी 50 पुस्तक का मूल्य का। तो 50 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 50 गुणा में 40, यानी कि 2,000 रुपये। क्लियर। अब ये जो 2,000 रुपये का वो प्रॉफिट लेगा किस पर लेगा, तो टोटल मूल्य पर, यानी 20,000 पर। ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है, यहाँ से उसे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा
10% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह बचत पर करता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये शेष वाला नहीं है, ठीक ना। इसे टोटल 100 का ही ये सारे माइनस होंगे। यानी ध्यान दीजिएगा कि अंत में कहा कि यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि उसने कितना खर्च कर दिया। तो पहले देखिए 20% जो है किराए पर, 60% जीवन यापन पर और 10% जो है सेविंग पर। तो 60 और 20 80 या 10 90, यानी कि 100% में जब उसने 90% खर्च कर दिए तो बचाया कितना 10%। और 10% जो है यही वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 10% 30 के बराबर, तो 100 की कीमत हमारी कितनी 300, यानी उसकी सैलरी थी 300। 80 का 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक बंदूक राम से 6.64 किमी की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ ध्वनि सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है। सीधा है कि ध्वनि की गति जितना वो 6.6 किलोमीटर दूरी 20 सेकंड में तय कर लेती है वही उसकी गति है। या तो ध्यान दीजिएगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस है हमारा 6.64 किलोमीटर। तो इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6.64 इंटू में 1000 इज इक्वल टू 6640 मीटर, ठीक है। और इतनी दूरी वो कितने देर में कर लेता है, तो 20 सेकंड में। यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस है 6640 और टाइम है हमारा 20 सेकंड, ठीक है। हटाइएगा यहाँ से, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड जो है उसकी चाल है। 81 का हो जाएगा डी नंबर। 82 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 2000 रुपये पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको आर निकाल देते हैं कि 75 रुपया जो उसको प्राप्त हो रहा है वो 1000 पर प्राप्त हो रहा है, तो फिर 100 पर कितना प्राप्त होगा। कटाइएगा इसको तो 0.7% आपका दर आ जाएगा। उसके बाद ये सवाल बिल्कुल ईजी है। SI बराबर PRT, मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यानी कि मूलधन है हमारा 2000, आर है हमारा 7.5 और समय है 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 300 रुपये, ठीक है। 82 का बी। 83 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी मिल के अगर किसी काम को 6 दिन में करते हैं और ए इस काम को अकेले 9 दिन में, इनका एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 18, ठीक है। और जब इसमें ए प्लस बी के दिनों की संख्या में अगर टोटल इसके एलसीएम में भाग देते हैं तो हमको मिलती है क्षमता। तो 6 से 18 में भाग दीजिएगा तो ए और बी की क्षमता 3, और 9 से 18 में भाग दीजिएगा तो 2, यानी ए की क्षमता 2। यानी यहाँ केवल बी की क्षमता की हम बात करें तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और बी अपनी एक क्षमता से 18 काम करने आएगा तो वो काम करेगा इसको 18 दिन में, ठीक है। यानी बी इसको करेगा 18 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर बोल रहा है कि एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 10 मीटर है तो वर्ग मीटर में उनका क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए अभी छोटा सा चित्र बना के आपको दिखा देते हैं कि समलंब जो चतुर्भुज होता है वो ये चतुर्भुज होता है, जिसमें कि इसकी 2 भुजाएं समानांतर होती हैं और 2 भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं, ठीक है। और इसमें ये वाला पार्ट जो होता है उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में समानांतर भुजाओं का योग और इंटू में उसकी हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 समानांतर भुजाएं जो है 16 और 20 मिलके हो जाएंगी 32, और ऊंचाई जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 10, ठीक है। तो 2 से कटा दीजिए 16 बार में, यानी 32।
यहाँ 16 और 20 जो है 16 और 20 मिलके हो जाएंगे 36, सॉरी 32 नहीं 36, और 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 18, और 18 में 10 का गुणा कीजिएगा तो 180, यानी कि ऑप्शन नंबर 84 का डी हो जाएगा आपका। 85 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। यहाँ पर हमको सबसे आसान तरीका होगा R1 R2 का इस्तेमाल, ठीक ना। R1 R2, R1 प्लस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100। तो सबसे पहले हम जो है दो का एक साथ करेंगे और इन दोनों से जो मान आएगा उसका फिर हम लोग तीसरे से करेंगे। तो देखिए 15 और 20 जो है ये छूट है तो माइनस में होंगे, यानी -15 -20 प्लस माइनस -15 गुणा में -20 डिवाइडेड बाई 100। 20 से कटा दीजिए 5 बार में, 5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से -35 और प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस में 32, ठीक है। फिर -32 का कार्यक्रम कर दीजिए आप माइनस में 25 के साथ, और -32 गुणा में -25 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से हो जाएगा 7 5 -57 में 25 चौके 100 और 4 से 8 चौके 32, यानी कि प्लस में 8 और हल कीजिएगा तो माइनस में 49, यानी एकल छूट 49% के बराबर होगा। 85 का बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 490 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A का शेयर जो है वो B के शेयर से आधा और C के शेयर से 3 गुना, यानी अगर हम यहाँ पर C को 1 ले लें, ठीक है, 1 ले लें तो A यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि कह रहा है कि A का शेयर B के शेयर से आधा और C के शेयर से 3 गुना। तो अगर C का शेयर 1 है तो A का शेयर 3 गुना उससे होना चाहिए, यानी 3, और A का शेयर B के शेयर से आधा हो, यानी B हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि टोटल अब आपका रेशियो हो जाएगा 3:6:1, और आपको बांटना है 490, तो यानी 6 3 9 1 10 के बराबर। 490 जो है वो 10 यूनिट के बराबर, तो C का शेयर 1 यूनिट, यानी कटाइएगा तो 49, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। देखिए अगर आप 6% की हानि पर बेचते हैं, यानी बेचते हैं आप कितने में, 94% में, और यदि आप बोल रहा है कि 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। यदि आप 10% के लाभ पर बेचिएगा तो आप बेचिएगा इसको 110 में, 110% में, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना, तो यहाँ से 94 से 110 का गैप हो जाएगा 16%, और यही कह रहा है कि 94 की जगह अगर आप 110 में बेचते तो आपको 64 रुपये अधिक प्राप्त होते, यानी 16% ही बराबर होगा आपके 64 के बराबर। और CP हमारा लागत मूल्य जो होता है वो 100% के बराबर होता है, तो 64 16 के बराबर, तो 100 की कीमत 16 चौके 64, यानी कि 400, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है। 1400 छात्रों में 25% जो लोग हैं वो चश्मा लगाने वाले हैं, तो 25% हम आ जाते हैं, 1400 का 25%, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, जिसमें से कह रहा है कि इस 25% में 2/7 जो हैं वो लड़के हैं। तो 7 में अगर 2 यूनिट लड़के हैं तो शेष जो बचेंगे 5 यूनिट वो कौन होंगे, लड़कियां होंगी। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, यानी कि 5/7 लड़कियां जो हैं वो चश्मा लगाती हैं। हल कीजिएगा यहाँ से, 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, यानी कि 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मा लगाती हैं। 88 का ए नंबर। 89 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि बोल रहा है एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किमी प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किमी प्रति घंटा की गति से नौका चलाता है। स्थिर जल में उस नौका की चाल की चलाने की गति क्या होगी। हम लोग डिनोट करते हैं कि धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम U बराबर 12 किमी प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम बराबर 18 किमी प्रति घंटा, और
x से डिनोट करते हैं कि नौका की चाल, तो x बराबर होता है d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30/2 बराबर 15 किमी प्रति घंटा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से हल कर सकते हैं कि जैसे दिया है कि a और b का गुणनफल 21 है, तो हम एक अज्यूम कर लें कि अगर a और b की जगह पर हम जो है 7:3 रख दें तो हमको 21 मिल सकता है। तो a की जगह पर अगर हम 7 रखें और b की जगह पर 3 रखें तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये मान सेटिस्फाइड करते हैं। तो 7 और प्लस में 3 यानी कि 10, 7 प्लस 3 का स्क्वायर और बटा में 7 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 3 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 7 माइनस में 3 बराबर होगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर हम इसको 4 से घटाएं तो ये 25 और ये हो जाएगा 4, यानी 25/4 मान सेटिस्फाइड है। यानी a जहाँ भी होगा वहाँ 7 और b जहाँ भी होगा वहाँ 3 का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर यानी कि 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab के लिए, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 3 का स्क्वायर आपका 9, ठीक है, और प्लस में 21 तिया में 63, ठीक है। इन सब को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 121, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो सवाल साफ लिख दें आपको कि d पर जो है दिया है s प्लस में t, उसके बाद डिवाइडेड है d पर s ब्रैकेट क्लोज्ड और बाहर में भागा में d पर t है, ठीक है। तो यहाँ पर जब घातांक और करनी में अगर ध्यान दीजिए कि भाग का साइन रहता है तो इसका मतलब आधार जब सेम हो तो घातों को घटा देते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि d पर s प्लस में t और माइनस में s और s कैंसिल होंगे, यानी d पर t और यहाँ पर एक भाग वाली प्रक्रिया है तो भाग का मतलब बटा में d पर आपका t, ये इससे कटेगा, मान आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। सीधा एक सवाल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो जिस भी ऑप्शन में सबका योग 180 अंश होगा वही हमारा आंसर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें 50, 6 5 11 और 7 18, यानी कि इसका योग 180 है, तो डी नंबर आपका आंसर है। 93 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए एक शानदार तरीका बताते हैं इसके लिए कि 3 ठो ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, ठीक है, और उनका योग 225 है। तो अगर मैं 225 में 3 से भाग दे दूं तो औसत निकल जाएगा, यानी 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक ना, तो ये एक श्रृंखला बनाएगी और एक श्रृंखला का औसत हमेशा अगर पदों की संख्या विषम होती है तो बिल्कुल मध्य पद ही हमारा क्या होता है, औसत होता है। यानी यहाँ पर मध्य पद 75 है तो इससे पहले का नंबर 70 रहा होगा और बड़ा नंबर हमारा 80 रहा होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 80। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए अगर ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है तो उसके एक दिन का जो काम होगा वो होगा 1/18, क्लियर। और उसने 12 दिन काम किया तो एक दिन का काम 1/18, तो 12 दिन का काम हो जाएगा 12/18, ठीक है। 6 दूनी के 12, 6 तिली 18, तो इतना काम तो ए ने कंप्लीट किया। शेष कितना काम बचा, तो 3 में अगर 2 काम ए ने कर दिया तो एक काम 3 हिस्सा का एक हिस्सा जो एक काम है वो बी ने 8 दिन में किया है, बी ने 8 दिन में किया है। तो मैं कहूँ कि अगर एक काम 8 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 8 गुणा में 3 यानी कि 24 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया एक ठो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है और 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट है। तो 20% का छूट देगा तो बचेगा उसका 80/100 और पुनः 10% का छूट देगा तो बचेगा 90/100।
100 से आप डबल शून्य कटाइए और 9 नवा, ध्यान दीजिएगा कि ये 2 शून्य से इसको कटा दीजिए और 9 नवा 81 गुणा में 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, यानी 648 रुपया 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी की बचत करता है। तो हम जानते हैं कि हमारा इनकम जो है वो होता है एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग के बराबर। तो उसके व्यय और बचत यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो है 61:6, ठीक है। और उसकी मासिक आय, तो हम इनकम पूछे तो 61 और 6 67, ठीक है। और इसी की कीमत दे रखा है कि उसकी मासिक आय 8710 है, यानी कि 8710 जो है वो 67 के बराबर है। तो उसकी मासिक बचत राशि बताइए। बचत राशि उसकी 6 है, इंटू में 6। 67 से इसको कटाइएगा तो 130 बार में कटेगा और 13 छके 78, यानी 780 रुपए की वो बचत करता है। ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 है। तो सीधा है कि अगर आप 5% की छूट दे रहे हैं यानी कि आप इसको बेच रहे हैं 95% में, और 950 जो है 95 के बराबर है, और हमारा जो अंकित मूल्य होगा 95% की छूट पर, तो मूल जो कीमत होगी वो 100% के बराबर होगी। 95 से 95 कटाइए, यानी कि मूल मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य जो होगा वो 1000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। एक व्यक्ति अपने 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? माना कि प्रारंभिक राशि थी 100 रुपया, क्लियर। और जब वह पहली बार 75% हारा तो उसके पास कितना बचा होगा? 25/100। उसके बाद उसने दूसरी बार 75% हारा तो अब कितना बचा होगा? तो बोलिएगा 25/100। और जब तीसरी बार उसने बाजी लगाई तो 75% पुनः हारा, शेष का, सारे शेष हैं, ठीक है ना, कि शेष ये, तो इसका फिर शेष ये, फिर इसका शेष 75% हारा, तो बचेगा कितना? 25/100। और अंततः उसके पास बचा है कितना? 2 रुपये, ठीक है। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी x बराबर 64, 4 चौके 16, चौके 64 और गुणा में 2, यानी कि 128 रुपये उसके पास शुरुआत में था। ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर है कि एक 72 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो कोई भी ट्रेन एक ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई 0 के बराबर मानी जाए, जैसे खंभा हो गया, मील का पत्थर हो गया, सिग्नल हो गया, तो वहाँ पर ट्रेन जो है वो अपनी खुद की ही लंबाई पार करती है। तो यहाँ पर हम आते हैं कि कितना समय लेगी, और समय जो है सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और चाल जो है हमारा किमी प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके। 18 चौक 72, 5 चौके 20, ठीक है। और 20 से 160 में अगर आप भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 8 सेकेंड, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें जिस पैटर्न पर 64, 48 और 32 एक दूसरे से संबंधित है, वही पैटर्न पर और कौन सा ऑप्शन संबंधित है। तो हम देख रहे हैं कि 64 में अगर हम 16 माइनस कर दें, 64 में अगर 16 माइनस कर दें तो हमको 48 मिल जाएगा, और 48 में अगर हम -16 कर दें तो हमें 32 मिल जाएगा। तो या तो ध्यान दीजिए किसी ऑप्शन में -16 मिल जाए, या कोई भी एक संख्या दोनों में माइनस होते दिख जाए तो हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि अगर 90 में 18 घटाते हैं तो 72 मिलेगा, और 72 में 18 घटाते हैं तो 54 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 101 नंबर में आ जाइए। जब भी अंकों की श्रृंखला हो तो लगाने का आधार यही होता है कि उनके बीच का अंतर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंतर निकालिएगा तो देखिएगा कि 121 में अगर आप 22 जोड़ते हैं तो 143, पुनः 22 165, पुनः 22 186। तो यहाँ पर पुनः 22 जब जोड़िएगा
तो 186 ना होके आना चाहिए यहाँ पर 187, इसलिए आपको एक गलती यहाँ मिलेगी कि यहाँ पर 186 ना होके 187 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, 186 नहीं होना चाहिए। 102 नंबर पर आइएगा, बिल्कुल इजी प्लस गलत संख्या का पता लगाइए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए बी और डी जो है हूबहू एक जैसे हैं, और सी को देख रहे होंगे आप, अलग है SR 14, ठीक है। तो यहाँ पर 102 का सी नंबर आपका सही होगा। 103 नंबर में जब आइएगा तो कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में 3 एक समान है तथा एक भिन्न है, तो भिन्न विकल्प का पता लगाइए। ध्यान दीजिएगा कि मास्को जो है वो रसिया की राजधानी है, रूस की राजधानी है, ठीक है। बाकी सब अमेरिका, चीन और भारत जो है वो एक देश है, इसलिए मास्को यहाँ पर अलग है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लैंग्वेज से सिर्फ टफ किया है, कुछ है नहीं। लखनऊ में रहने वाले नरेश, तो रहे कहीं भी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। सीधा है कि नरेश जो है वो नीना कुमारी से क्या बोल रहा है कि प्रेम जो इलाहाबाद में रहता है सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, यानी सुरेश के कोई फादर रहे होंगे और इनका बड़ा पुत्र प्रेम है, यानी सुरेश का ही भाई जो है वो प्रेम है, ठीक है। सुरेश के पिता का सबसे बड़ा पुत्र, सुरेश की माँ, यानी ये सुरेश की माँ नरेश की पत्नी है, यानी कहीं ना कहीं नरेश जो है वो सुरेश का पिता होगा, ठीक है। और सुरेश की माँ नरेश की पत्नी है, तो प्रेम का नरेश से क्या संबंध है, प्रेम सुरेश का भाई है, तो यह भी जो होगा वह नरेश का पुत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 105 नंबर आप देखिएगा, बोल रहा है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि अंकों की श्रृंखला में अंतर लेके ही हम लोग सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो 1 में 5 जोड़िएगा तो 6, और 6 में 7 जोड़िएगा तो आपका 13, 13 में 9 जोड़िएगा 22, 22 में 11 जोड़िएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा है। तो 33 में अगर आप 13 जोड़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 46, यानी कि 46, ठीक है। 106 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, 2 5 9, तो 2 में 3 जोड़िए 5, 5 में 4 जोड़िए 9, 9 में 5 जोड़िए 14, 14 में 6 जोड़िए 20, यानी कि 9 में 5 जोड़ के आपको प्राप्त हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या है। तो ये पैटर्न पर आप देख पाएंगे, देखिए 4 6 1, फिर से 4 6 2, फिर 4 2 3, फिर अंत में 4 2 4, यानी ऐसे 4 संख्या है, ठीक है। 108 नंबर में बोल रहा है कि 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं में ऐसे में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग। तो बहुत छोटी सी संख्या है, हम लोग अल्टरनेट ऐसे कि पढ़ के भी कर सकते हैं, यानी 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 60, ठीक है। 109 नंबर में आइए। 109 नंबर बोल रहा है कि ये घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। बताइए 24 घंटे में यह घड़ी कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि 12 के बाद 13 बार बजेगी, 14 बार बजेगी, नहीं, 1 बजे 1 बार और उसी तरह 12 बजे 12 बार, तो अगला जो 13 के स्थान पर आएगा वो पुनः 1 बजे होगा, ठीक ना, यानी 1 बजे 1 बार, पुनः 2 बजे 2 बार। तो अगर हम 1 से लेके 12 तक के संख्याओं का योग निकाल के उसका डबल कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। और इन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 गुणा में 13 बटा में 2, 2 छक्के 12, 13 छक 78, और ये सिर्फ 12 घंटे का, तो ध्यान दीजिएगा कि 24 घंटा में 78 गुणा में 2, यानी 156 बार जो है वो बजेंगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 110 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। 110 नंबर कह रहा है कि सभी विकल्प चुनकर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 49 के बाद हुआ है 46, तो जब आप इसका डिफरेंस निकाल के देखिएगा तो इसमें कर रहा है कि 39 में प्लस 7 गुणा में 1, ठीक है, मिल जाएगा 46। 46 में ये क्या कर रहा है, प्लस में 7 गुणा में 2, यानी यहाँ 7 जोड़ा, यहाँ पर 14 जोड़ेगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 60 में 21 जोड़ेगा तो हो जाएगा 81, ठीक है, और 81 में 28 जोड़ेगा तो हो जाएगा 109। 109 में जब वो 35 जोड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 144, यानी कि 7 के मल्टीपल को पिछली संख्या में जोड़ के अगली संख्या बना रहा है, ठीक है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 144। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्प में उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो 10, 13 और 16 के समान है। तो हम देख रहे हैं कि 10 में 3 जोड़ा है 13 और 13 में 3 जोड़ा है 16। इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा 13 3 16, 16 3 19, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 112 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि FRUITS फ्रूट्स को लिखा है STIUREF, ठीक है, यानी आप देखिएगा कि यहाँ जस्ट इसी को फ्रूट्स को ही उल्टा करके STIURF, तो पुलिस के लिए लिखेगा ECILOP, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यहाँ जाइए 113 नंबर देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो बाकी 3 के विकल्प के अनुरूप नहीं है। तो ब्रेक है, व्हील है, क्लच है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बस के पार्ट होते हैं, ब्रेक, व्हील और क्लच, और बस जो है वो पूरी की पूरी व्यवस्था है, ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, इसमें 3 पी की आवश्यकता पड़ेगी और हमको यहाँ पर ऊपर में सिर्फ 2 पी ही प्राप्त हो पाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होगा, ठीक है। 115 नंबर आप आ जाइए। 115 में कह रहा है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस हो। तो देखिए जहाँ पर ये अक्षर है वहाँ पर इन चिन्हों को पुट कर देते हैं, यानी पहले ब्रैकेट में 9B9 यानी 9 गुणा में 9, ठीक है, उसके बाद प्लस ए की जगह पर, उसके बाद ब्रैकेट में 7 प्लस में 8 प्लस में 9, ठीक है, और उसके बाद सी के अर्थ है माइनस, यानी सी के जगह पर कर दीजिएगा माइनस, ठीक है, और फिर बी का अर्थ है गुणा, यानी कि 3 गुणा में 3, ठीक है। यहाँ पर आप बोडोमास का रूल का ध्यान रखते हुए जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 96, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट आप आइएगा 116 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के साथ आरोही क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो दैनिक का मतलब होता है 1 दिन, ठीक है, दैनिक का मतलब 1 दिन, उसके बाद साप्ताहिक का मतलब होता है 7 दिन, ठीक है, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन, और उसके बाद आपका मासिक का मतलब होता है 30 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सी नंबर में ये सीक्वेंस बैठेगा, ठीक है, पहले दैनिक, फिर साप्ताहिक, फिर पाक्षिक, फिर मासिक, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए 117 नंबर देखिए, जिसमें से DEAR को बताया है 28, यानी कि इनके पोजीशन को जोड़ दिया है, डी का पोजीशन 4 प्लस में 5 प्लस में 1 प्लस में 18, ठीक है, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो ये मिल जाएगा आपको 28, ठीक है। उसी तरह फेस के लिए 15, तो हाई के लिए 8 प्लस 9 प्लस जी का पोजीशन आपका 7 प्लस में पुनः 8, इन सब को आप जब जोड़िएगा तो ये मिल जाएगा आपको 32, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आराम समझिएगा। देखिए जब भी इस तरीके की एक त्रिभुज में आकृति बनती है तो ऐसे आकृतियों में हम नंबरिंग कर देते हैं और नंबरों को जोड़ देते हैं, वही टोटल त्रिभुज होते हैं। तो 2 1 3 ऐसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 1 2, ठीक है, और 1 2 ऐसे ही, तो 1 2 ऐसे ही, ठीक है, यानी 2 1 3 2 1 3 3 3 6, यानी कि इस एक पार्ट में आपको कितना मिल जाएगा 6, और ऐसे पार्ट कितने हैं 4, यानी 6 गुणा में 4 बराबर कितना 24, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है, तो ये तो सिंगल सिंगल वाले हो गए। अब आते हैं एक साथ ज्वाइंट वाले, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये पूरा बड़ा वाला पार्ट, एक ऐसे ही इधर, 2, फिर इस तरीके से 3, और इस तरीके से 4, यानी प्लस में 4 आपको यहां से, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये वाले पार्ट ज्वाइंट वाले, ये एक ये और एक ये वाला बड़ा वाला 2, ठीक है,
यानी कि एक एक दो, और ऐसे पार्ट कितने हैं, तो एक यहाँ है, दो यहाँ, तीन चार, यानी एक में दो तो चार में कितने, आठ, यानी आठ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 24 4 28 और 28 और 8 कितने, 36, यानी टोटल आपको 36 ठो जो है त्रिभुज मिल जाएंगे यहाँ पे। 119 नंबर में बता रहा है कि हाथी, भेड़िया और जानवर को जो है कौन सा वेन डायग्राम प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए हाथी भी जो है वो एक जानवर है, भेड़िया भी एक जानवर है, यानी एक जानवर के अंदर इन दोनों को कर देंगे और हाथी और भेड़िया के बीच कोई संबंध नहीं, यानी 119 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। 120 नंबर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि इस कॉर्नर का हमको चाहिए। ठीक है, तो ये इस कॉर्नर वाला इस कॉर्नर की तरह दिखना चाहिए, इस तरीके के। ये जो है आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं कि हमको दोनों कॉर्नर यहाँ भी मिल रहा है और एक बीच में सेंटर में भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 120 का सी जो है यहाँ पर सही रहेगा। 121 नंबर हम लोग देखेंगे कि कर रहा है कथन में स्टेटमेंट है कि उड़ीसा अब भी एक अविकसित राज्य है। ठीक है, अविकसित है तो ये सारी समस्याएं जो हैं, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जो है जैसी समस्या जो है वहां पर अभी भी है। ठीक है, अनएजुकेटेड जो लोग हैं। तो इसके सेंस में निष्कर्ष की बात कह रहा है कि उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। देखिए, प्रशासन की संवेदनशीलता के बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि अगर उड़ीसा अविकसित राज्य है तो इसके पीछे का कारण क्या है वो कथन में साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और तो इस बिना पर हम ये कहें कि उड़ीसा की प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, ये बातें गलत होगी। और दूसरा, यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा से कोई राज्य विकसित या अविकसित नहीं हो सकता है, और साथ में इसकी कोई चर्चा भी कथन में नहीं है। यहाँ पर दोनों ही बातें जो हैं गलत हैं। 121 का डी नंबर आपका आंसर होगा। 122 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि अगर ध्यान दीजिएगा कि फोल्ड करते समय यहाँ से आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा तो ये यहाँ आएगा, और यहाँ अगर आप दो ठो छेद करते हैं तो जब ये खुलेगा तो यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी। ठीक है, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा कि हमको ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ दिख रहा है कि दो यहाँ, और ऐसे ही हर कॉर्नर पर। ठीक है, तो 122 का जो है ए नंबर आपका सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर दर्पण आपका ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रखा हुआ है, यानी यह एक क्षैतिज दर्पण यानी जल प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करेगा, और जल प्रतिबिंब में यही चीज़ें होती हैं कि ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर। ए नंबर में तो चित्र ही गायब कर दिया है ये दोनों वाला, ये हो नहीं सकता। बी नंबर आप देखिएगा कि त्रिभुज ऊपर है तो ये नीचे की तरफ होगा, इसलिए कि इसकी वजह से ये छूटेगा। सी नंबर में हम आते हैं, ऊपर की चीज़ें नीचे हैं, त्रिभुज भी नीचे है, यानी सी नंबर हो सकता है। ठीक है, बाकी डी नंबर में आप देख रहे होंगे कि यू सीधा ही सीधा है, यानी कि 123 का सी नंबर हमारा सही है। 124 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न थोड़ा सा कट गया है इसमें। ठीक है, एडिट करते समय यहाँ पर आपसे पूछ रहा है HEEL का कोड, हील का। ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा बाई ऑप्शन जाना सबसे आसान होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हील के लिए जाएं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। 6 7 पर कौन सा है, तो 6 यहाँ और 7 हमारा यहाँ, यानी कि H, यानी H के लिए 6 7 ठीक है। दूसरे नंबर पर 2 और 1 है, तो 2 हमारा यहाँ, 1 यहाँ। ठीक है, यानी 2 और n पर E है, यानी E के लिए भी ठीक है। पुनः E के लिए 1 और 4, 1 और 4 E के लिए पुनः ठीक है। और L के लिए 9 और 8, 9 और 8 L के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, 124 का ए ठीक। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 125 नंबर। एक बैंक 5% कर दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये 1 जनवरी को और इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा कराई। बताइए कि वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज बैंक द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग रेट बनाते हैं, क्योंकि रेट हमारा दिया है 5%। ठीक है, और अर्धवार्षिक इसको काउंट करना है। तो देखिए 5% जो है 1 वर्ष का है, तो 6 महीने का, छमाही का हो जाएगा ये 5/2%, 5/2%। ठीक है, और इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदले तो 5/2% बराबर परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100, तो 5 से कटाएंगे 20, यानी 1/40, और इंक्रीज करेगा तो हो जाएगा 41/40।
यानी कि जिस दर की बात कर रहा है उस दर से जो है हमारी राशि, कोई भी राशि हर साल 41/40 हो जाएगी। अब आइए देखिए, अगर 1 जनवरी को आप कोई पैसा जमा करते हैं तो पहला ब्याज जो है 6 महीना के बाद यानी 30 जून को लगेगा, और उसके बाद अगला ब्याज 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक लगेगा। तो इसने तो एक पैसा 1 जनवरी को जमा किया और दूसरा उसने जो है 1 जुलाई को भी जमा किया है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो 1 जनवरी को इसने पैसा जमा किया है, इस पर पूरे एक साल में 41/40 और गुणा में 41/40, क्योंकि छमाही है तो एक साल 2 साल की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट 41 का स्क्वायर 1681। और एक जो पैसा उसने 1 जुलाई को जमा किया था उस पर सिर्फ 6 महीने का यानी 41/40 लगेगा। ठीक है, यहाँ से उसको मिल जाएगा, कटाइएगा तो 40 में, ठीक है 40 बार में, और गुणा हम लोग करेंगे तो यहाँ से उसको मिल जाएगा 1640 रुपये। क्लियर है, यानी कि टोटल उसको उसका अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3321 रुपये। और रियल में उसने जमा किया कितना था, तो 1600 1 जनवरी को और 1600 1 जुलाई को, यानी टोटल उसने 3200 रुपये जमा किए थे। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वही हमारा ब्याज होगा, यानी यहाँ से जब एक्स्ट्रा निकालेंगे तो 121 121 रुपये जो हो गए वही हमारा एक साल का ब्याज होगा। अगर कोई रेलगाड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 नंबर, कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है 78 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह रेलगाड़ी एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि सुरंग की लंबाई x मीटर है, और इस दौरान जब वह सुरंग को पार करेगी उस दौरान वह गाड़ी अपनी लंबाई और साथ में सुरंग की लंबाई, इतनी दूरी वो तय करेगी। ठीक है, इतनी दूरी जो है वो तय कर ले रही है कितने देर में, तो 1 मिनट में, यानी समय जो मिला हमारा 60 सेकेंड। ठीक है, और समय के लिए हम लिखते हैं दूरी बटा में चाल, यानी कि चाल जो है हमारा 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 5/18। ठीक है, यहाँ हम घटाएंगे 6 से, 6 तिली 18 और 13 छक 78, यानी कि 800 प्लस में x बराबर में कितना, तो 60, और इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे गुणा में 65/3। ठीक है, 3 से हम इसको कटा देंगे तो 3 से 20 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 800 प्लस में x बराबर में 20 में 65 का हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 दूनी यानी कि 1300 मीटर। ठीक है, यानी x की कीमत हो जाएगी 1300 और माइनस में 800, यानी कि 500 मीटर लंबा हमारा सुरंग था। ऑप्शन नंबर डी। 127 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है ध्यान दीजिएगा कि इसकी भुजा में अगर 2% की आप गलती करते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा में भुजा, यानी ये R1 R2 के हिसाब से अगर इसको हम लोग लगाएं तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2% की गलती तो एक बार लंबाई में या एक बार चौड़ाई में, ठीक ना, एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में, और वर्ग का दोनों ही बराबर होता है, यानी कि देखिएगा +2, ठीक है, +2 प्लस में 2 × 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, यानी कि 4 प्लस में 0.04 यानी 4.04% का डिस्टर्बेंस मिलेगा आपको। ठीक है ना, 127 का डी नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किमी प्रति घंटा की दर से चल रहा है और वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है, बताइए बाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए, जब वो बाग का पूरा एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, बाग का जब वो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो बाग का अगर पूरा एक चक्कर वो लगाता है तो इसका मतलब कि उस बाग की परिधि के बराबर वो दूरी तय करेगा। ठीक ना, बाग की इस पूरी परिधि के बराबर तय करेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी लंबाई अगर हम मान ले 3x और चौड़ाई 2x मान ले तो लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में 2 होता है, ध्यान दीजिए, किसी भी आयत की परिधि, ठीक है, यानी परिमाप उसका।
और यह बराबर हो जाएगा किसके, तो वह 15 किमी प्रति घंटा की दर से चल रहा है और वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। तो 15 किमी प्रति घंटा और कितने समय में, तो 12 मिनट, और 12 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे घंटे में तो लिख देंगे 12/60, यानी कि 12 5 60 और 5 तिहाई 15, यानी कि 3 2 5 10 x की कीमत जो होगी वो 3 किमी होगी। लेकिन अगर इसको हम लोग मीटर में बना दे तो 10x की कीमत हो जाएगी 3000 मीटर, यानी x की कीमत हो जाएगी 300। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसकी लंबाई अगर हम काउंट करें तो 3 तिली के 900, और अगर उसकी चौड़ाई काउंट करें तो 3 दूनी के 600, और क्षेत्रफल उसका पूछ रहा है तो L इंटू में B, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी 9 छक्के 54, और इसके अंत में 4 ठो आपके शून्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा 128। 129 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 9 का एक गुणनखंड, एक फैक्टर 3 है, यानी जो भी संख्याएं 9 से कटेंगी एक बात तो तय है कि वो 3 से कटेंगी। ठीक ना, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो 9 से पूर्णतः भाज्य हो 3 से नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आपको नंबर 0 मिलेंगे। ठीक ना, क्योंकि जो भी संख्याएं 9 से अगर कट जाएंगी तो ये तय है कि वो 3 से भी कटेंगी, यानी 129 का हो जाएगा ए नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब भी ध्यान दीजिए कि वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन हो, आप सब एक ही काम कीजिए कि उनका पोजीशन लिख दिया कीजिए, जिससे कि आपको सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ए को अगर हम ए लिखें, डी को 4 लिखें, जी को हम लोग 7 लिखें, तो हम देख रहे हैं कि +3, डी को 4, आई को जो है 9, ठीक है, और एन को जो है 14 हम लिखें, एन को हम लोग यहाँ पर 14 लिखते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस में 5 और प्लस में 5, ठीक है, यानी कि यहाँ 3 प्लस हुआ है, यहाँ 5 प्लस हुआ है, तो एक बात तय है कि नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा हमारा वो +7 हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग ट्राई करते हैं। तो आई का मतलब है 9 और पी का मतलब है 16, यानी प्लस में 7, इसका मतलब +7 करेंगे तो 16 और 7 हो जाएगा आपका 23, और 23 पोजीशन हो जाता है आपका डब्लू का, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 131 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि दक्षिण संबंधित है उत्तर पश्चिम से, तो पश्चिम क्या होगा। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, कि ये जो डायग्राम है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा। तो दक्षिण संबंधित है उत्तर पश्चिम से, और उत्तर पश्चिम हम लोगों का कहाँ है, तो देखिए ये उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें तो देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही स्थितियों में आप देख सकते हैं। हम यहाँ जिधर से नज़दीक हो वहाँ से देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री हमारा यहाँ, यानी हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री ये बता रहा है। ठीक है, कि जो भी आपकी जो मेन दिशा है वह ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से इस तरीके से चले क्लॉकवाइज दिशा में तो 135 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में वो बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं पश्चिम की बात करूं, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर वेस्ट की बात करूं, तो अगर इसको भी मैं घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री लेके चलूं तो मैं आ जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब में 135 डिग्री, यानी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। 132 नंबर क्वेश्चन है कि 4 महीनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से एक अलग है। तो देखिए महीनों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उनमें दिनों की संख्या के आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं। तो देखिए मार्च है, अगस्त है और दिसंबर, ये तीनों 31 यानी कि 31 दिन के होते हैं। अप्रैल आपका 30 दिन का, इसलिए आपका 132 का बी हो जाएगा। ठीक है, 133 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इन चारों में से एक अलग है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में कि 32 - 2 = 30 और डिवाइडेड बाई 2 = 15। ठीक है, इसी तरह 56 - 2 = 54 और 54 का आधा हो जाएगा आपका 27। क्लियर। 74 माइनस में 2, ठीक है, यानी 72 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 36 होना चाहिए, 38 है, इसलिए आपका सी नंबर अलग है।
134 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान दीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको नंबर बताना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 3 12 12 और 13 25, ठीक है। और नीचे वाले में आप देखिएगा कि 10 और 14 24 एक 25, यानी इनके अंकों का योग 25 होना चाहिए। यानी 8 6 14, 14 में 11 हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25, ठीक ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। एक दिन में घड़ी की 135 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। ध्यान दीजिए एक बार मिलने का मतलब है कि जैसे ये आपकी घड़ी है ना, ठीक ना। तो ये जो जैसे मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन्हीं के बीच का संबंध पूछता है। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो इसी को मिलना कहा जाएगा, ठीक ना। और ये स्थिति बनती है हर घंटे में एक बार, ठीक है। लेकिन 12 घंटे में एक घंटा ऐसा होता है जिस दौरान ये नहीं मिलती है। यानी 12 घंटे में ये मिलती है 11 बार। और पूरे दिन की जब बात हो रही है, इसका मतलब कि 24 घंटे में, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 11 दूनी के 22 बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है। बताइए इस झुंड में कुल कितनी गाय हैं। तो इसमें एक जो ट्रिक आता है, ठीक ना, कि 4 पैरों वालों की संख्या बराबर पैर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में सिरों की संख्या। तो उसमें जब सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दी गई रहती है तो वहां पर वो ट्रिक काम करता है। यहाँ पर हमको बेसिक से ही जाना होगा। तो हम मान लेते हैं कि गाय जो है हमारी वो है x, और मुर्गियां जो हैं वो हमारे पास हैं y। क्लियर है। तो सिरों की संख्या तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी प्रत्येक गाय की एक सिर और प्रत्येक मुर्गी की एक सिर, ठीक ना। तो सिरों की संख्या तो हो जाएगी x प्लस वाई। क्लियर है। और अगर पैरों की संख्या की बात अगर हम करेंगे, पैर की संख्या की बात करेंगे, तो गाय के 4 पैर यानी कि 4x गाय के पैर, और एक मुर्गी के 2 पैर यानी कि 2y जो हो जाएंगे मुर्गियों के पैर हो जाएंगे। और टोटल 4x प्लस 2y टोटल पैरों की संख्या। अब आते हैं इक्वेशन बनाते हैं। बोल रहा है कि सिरों की पैरों की संख्या यानी 4x प्लस में 2y, यह बराबर है किसे, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने, यानी x प्लस वाई का दुगुना, ठीक है। x प्लस वाई का दुगुना सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है, यानी इसमें अभी प्लस और 14 कर दें तो ये हमारे पैरों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम हल करते हैं तो देखिएगा कि 4x और ये 2x को इधर ले आएंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस में 2i ये वाला, और माइनस में लेके चले आएंगे ये 2i बराबर में 14, ठीक है। यानी कि 4x माइनस में 2x, ये 2x है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और माइनस 2i और प्लस 2i कट जाएंगे बराबर में 14, यानी x बराबर हो जाएगा 7। और गाय को ही हम लोगों ने माना था कि गाय हमारी x है, तो ध्यान दीजिएगा कि x बराबर 7, यानी गायों की संख्या हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में RADIO रेडियो को UDGLR लिखा जाता है, तो फोटो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आप सीधा इनके स्थानीय मानों को लिखिएगा, पोजीशंस लिखिएगा, तो डाटा क्लियर हो जाता है। इसमें जो डाटा है +3 प्रत्येक वर्ण में +3 करके डाटा बनाया गया है, यानी 137 का बी नंबर आपका सही होगा। 138 नंबर देखिएगा कि सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को जाती है। क्लियर है। तो 9 दिन पहले गई थी, इसका मतलब कि इस दिन गई थी, इसमें +7 करेंगे यानी कि थर्सडे, ठीक। और 9 दिन पहले का मतलब कि अगर 2 दिन पहले गई थी थर्सडे को, यानी आज जो है ध्यान दीजिएगा कि ये 7वां दिन, 8वां दिन और फिर 9वां दिन, ठीक है। यानी आज आपका ध्यान दीजिएगा कि गुरुवार शुक्रवार, यानी आज जो होगा शनिवार होगा। तो पूछ रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज आपका शनिवार होगा। ऑप्शन नंबर बी। 139 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर हम नंबरिंग कर दें तो हमारा काम बन जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए कि इसमें अगर 1 2 3 और इन्हीं को जोड़ दें हम, तो यही हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाती है। तो 3 2 5 1 6। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ एक और आधार है, यानी यहाँ भी 1 2 3 की स्थिति बनेगी, यानी यहाँ से भी आपको 6 मिल जाएंगे, यानी 6 + 6 बराबर आपको 12 त्रिभुज इसमें मिल जाएंगे। 139 का ए। 140 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जिसमें कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, ठीक है।
तो इसमें देखिएगा कि जैसे अगर हम डायगोनली विकर्णता देखें तो ये आकृति इस आकृति के समान है, ठीक है। तो 140 नंबर में जो है देख पा रहे होंगे आप लोग कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हूबहू इस आकृति की तरह, इस आकृति की तरह दिख रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि किसी बाड़े में कुछ खरगोश व कबूतर रखे गए हैं जिनमें पैरों की संख्या 224 तथा सिरों की संख्या 90 है। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या। देखिए इसमें जब सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दे रखी है तो यहाँ पर हमारा ट्रिक काम करेगा, जिसमें ट्रिक क्या होता है कि हमेशा यहाँ पर निकलेगा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। होता क्या है कि जितना पैर दिया है उसका कर दीजिए आधा और इसमें से घटा दीजिए सिरों की संख्या को। पैर है हमारे पास 224, यानी 224 डिवाइडेड बाई 2 अब माइनस में 90, यानी 112 माइनस 90 इज इक्वल टू 22। तो ये जो 22 है ये 4 पैरों वाले की संख्या यानी खरगोशों की संख्या हो जाएगी। और सिर तो सबका एक होता है, यानी कि सिर के लिए अगर हम 90 में से 22 को घटा दें तो सबका एक एक सिर यानी 90 ठो जानवर है हमारे पास, जिसमें से 22 अगर हमारे पास खरगोश हैं और 90 में से 22 को हटा देते हैं यानी 68 जो बचेंगे वो हमारे पास कबूतर बचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ये जो बाहर नंबर है 12, 13 और 14 इनका योग करना है। 12 प्लस 13 प्लस में 14, और उसके बाद ये जो अंदर नंबर्स हमारे पास हैं कि 17, 18 और 16 इनका योग करना है, यानी 16 प्लस में 17 प्लस में 18। क्लियर है। और इन्हीं के योग का डिफरेंस जो आएगा वही हमारे पास 12 आएगा, यानी यहाँ पर क्या करना है 18 प्लस में 19, 18 प्लस में 19 और प्लस में 20, ठीक है। और अंदर वाले नंबर जो है हमारे पास 23 प्लस में 24 और प्लस में 25, इनका जब आप डिफरेंस लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 15, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 8 और 64, ठीक ना, ऐसे विकर्णता देखिए तो 64 का 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 81 किसका स्क्वायर होगा तो 9 का, यानी 143 का सी नंबर आपका आंसर होगा 9। 144 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ संबंध है 9 और 17 का, 160 और 319 का, और 475 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह तो देखेंगे 9 गुणा में 2 और माइनस में 1, यानी कितना 17, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17। यहाँ पर आ जाइएगा 160 गुणा में 2 बराबर 320 और माइनस में 1 इज इक्वल टू 319। इसी प्रकार 475 गुणा में 2 बराबर 950 और माइनस में 1 कर दीजिएगा तो 949, ठीक ना, यानी क्वेश्चन नंबर की जगह पर आ जाएगा आपका 949। 145 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट है कि सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है, ठीक है। और सेकंड नंबर है कि सुजाता एक सोने का गहना पहने हुए है, ठीक है। तो जितनी भी जो भी चमकने वाली चीजें हैं उनको देख के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो सोना ही है, ठीक है। और सुजाता ने एक सोने का गहना पहना हुआ है, तो इसके बारे में ये कहना निष्कर्ष कंक्लूजन देखिएगा कि सुजाता के गहने चमकते हैं, ये बात भी गलत है, और सुजाता के गहने नहीं चमकते हैं। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में कि सुजाता के गहने चमकते हैं या नहीं चमकते हैं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कथन में नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये दोनों बातें आपकी गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जिसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी कोड में अमाउंट को BNPTMS, ठीक है। तो जब इनके पोजीशन को लिखिएगा, इनके वर्णमाला क्रम के स्थानीय मानों को लिखिएगा, तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा प्रथम 3 अक्षरों में +1 +1 +1 और बाकी के 3 अक्षरों में -1 -1 -1, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अराउंड के लिए जब आइएगा, ठीक है, तो उसमें भी वही रिलेशन +1 +1 +1, यानी A +1 B, R +1 S, O +1 OP, ठीक ना, BSP। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि A नंबर में और बाकी के 3 में -1 -1, यानी 146 का हो जाएगा आपका C नंबर, ठीक है। 147 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा,
जिसमें कह रहा है कि 5 गुणा 4 गुणा 0 बराबर 405, यानी कि बीच वाले नंबर को जो है पहले, ठीक ना, 5 4 और 0, तो इसमें बीच वाले 4 को जो है सबसे पहले लिखा है, उसके बाद 0 को इसके बाद लिखा है, और फिर 5 को सबसे अंत में, 405। इसी प्रकार 3 2 8 देखिएगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि बीच वाले को सबसे पहले लाया है, ठीक है, अंतिम वाले को उसके बाद लाया है, और उसके बाद फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में 283, यानी 176 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 176 को जो लिखेगा, देखिए बीच वाले को सबसे पहले 7, फिर अंतिम वाले को बीच में और फर्स्ट वाले को लास्ट में, यानी 761 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 148 नंबर, आप क्वेश्चन देखेंगे 148 नंबर में कि 56 गुणा 11 बराबर 9, यानी कि 5 और 6 को जोड़ दीजिए 11, और 1 1 को जोड़ दीजिए 2, यानी 11 माइनस में 2 बराबर 9, 7 और 3 को जोड़ दीजिए 10, और 3 और 1 को जोड़ दीजिए 4, यानी 10 माइनस 4 बराबर 6, 4 और 2 को जोड़ दीजिए 6, 2 और 1 को जोड़ दीजिए 3, 6 माइनस 3 बराबर 3, यानी 8 7 15 माइनस में 7 7 14, डिफरेंस होगा 1, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 149 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे इसमें पहला ब्लॉक में दिया है कि 14 24 और इसका मान है 42, तो इसमें कैसे किया है, 14 गुणा में 24, और इसके मान में अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 8 से भाग देते हैं, तो 8 तिली के 24, 14 तिया 42, ठीक है। इसी प्रकार 64 गुणा में 12 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से कटाइएगा 8 बार में 12 बाटे 96, और नेक्स्ट वाले में आपको मिल जाएगा 32 गुणा में 18 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो जब इसका मान निकालिएगा ये मिलेगा आपको 72 72, ऑप्शन नंबर डी। 150 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप स्टार्टिंग में एक डायग्राम बना ले, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, क्लियर है। तो इसमें जो है 10 मीटर वह पश्चिम की ओर चला, 10 मीटर पश्चिम चला दीजिए, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में आएगा और यहाँ से 10 मीटर चलता है, उसके बाद वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर वो है और दाएं घूमा तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ वो 45 डिग्री सिर्फ घूमता है, यानी ये सीधे जा रहा है, यहाँ से 45 डिग्री आएगा तो ये इस दिशा में जा रहा होगा। तो पूछ रहा है कि वो सीधे चलता है, वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये वाली जो दिशा होगी हमारी, अगर यहाँ पर हम ये वाला डायग्राम बना दे तो ये वाली जो दिशा होगी ये हमारा साउथ ईस्ट होगा, यानी दक्षिण पूरब होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके आज का डिस्कशन समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।